नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 2 दिन की मिस्र यात्रा के बीच दुबई पहुंचे। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर संयुक्त राष्ट्र महासभा के अधिवेशन और कई अन्य महत्वपूर्ण समूहों की बैठकों में शामिल होने के लिए आज 11 दिन की अमरीका यात्रा पर रवाना। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लंदन के वेस्टमिंस्टर अबे में महारानी एलिजाबेथ द्वितीय को श्रद्धांजलि अर्पित की। राजकीय अंतिम संस्कार कल होगा। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण ने पीएफआई से जुड़े मामले में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में कई स्थानों पर छापे मारे। वित्त वर्ष 2022-23 में लगभग 8.5 लाख करोड़ रुपए का सकल प्रत्यक्ष कर संग्रह हुआ, जो पिछले वित्त वर्ष की तुलना में 30% अधिक रहा। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा, केंद्र शासित प्रदेश के प्रत्येक जिले में बहुउद्देशीय सिनेमा हॉल निर्मित किए जाएंगे। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में आज से 3 दिन का राष्ट्रीय राज्य पर्यटन मंत्री सम्मेलन शुरू। ताइवान में 6.8 तीव्रता के भूकंप के बाद सुनामी की चेतावनी जारी की गई। गृहमंत्री अमित शाह ने झुग्गी बस्तियों में रहने वाले युवाओं में खेल प्रतिभा उजागर करने के लिए क्रॉस कंट्री दौड़ को रवाना किया। बेंगलुरु फुटबॉल क्लब ने डुरंट कप फुटबॉल का खिताब जीत लिया है और महिला क्रिकेट में 3 मैचों की श्रृंखला का पहला एकदिवसीय मैच होव में भारत और इंग्लैंड के बीच चल रहा है। समाचार संध्या में जागृति शर्मा के साथ मैं नीलम मलकानिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 2 दिन की मिस्र यात्रा के बीच आज दुबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पहुंचे। श्री सिंह मिस्र के रक्षा और रक्षा उत्पाद मंत्री जनरल मोहम्मद जाकी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। दोनों मंत्री इस दौरान परस्पर सैन्य संबंधों को बढ़ाने की संभावना तलाशेंगे और रक्षा उद्योगों के बीच सहयोग की समीक्षा की जाएगी। इस दौरान भारत और मिस्र के बीच रक्षा सहयोग बढ़ाने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर होंगे। श्री सिंह मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी से मुलाकात भी करेंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर आज 11 दिन की अमरीका यात्रा पर रवाना हो रहे हैं। वे संयुक्त राष्ट्र महासभा के 77वें अधिवेशन में शामिल होंगे। यात्रा के पहले चरण में डॉक्टर जयशंकर न्यूयॉर्क जाएंगे और संयुक्त राष्ट्र महासभा में उच्च स्तरीय विमर्श में भारतीय शिष्टमंडल का नेतृत्व करेंगे। विदेश मंत्री 4 देशों भारत, ब्राजील, जापान और जर्मनी की मंत्री स्तरीय बैठक में भी शामिल होंगे। विदेश मंत्री बहुपक्षीय व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के व्यापक सुधार का लक्ष्य हासिल करने के बारे में L69 समूह की उच्च स्तरीय बैठक में भी भाग लेंगे। एक रिपोर्ट। आजादी का अमृत महोत्सव मनाने और प्रदर्शित करने के लिए विदेश मंत्री 24 सितंबर को एक विशेष कार्यक्रम इंडिया एट 75 शोकेसिंग इंडिया यूएन पार्टनरशिप इन एक्शन को संबोधित करेंगे। ये आयोजन भारत की विकास यात्रा और दक्षिण सहयोग में इसके योगदान को प्रदर्शित करेगा। इसे 77वें यूएनजीसी के अध्यक्ष, कई सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम प्रशासक द्वारा संबोधित किए जाने की उम्मीद है। विदेश मंत्री क्वाड, आईबीएसए, ब्रिक्स और अन्य बहुपक्षीय और त्रिपक्षीय बैठकों में भी भाग लेंगे। त्रिपक्षीय बैठकों में भारत, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, भारत, फ्रांस, यूएई और भारत, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं। उनकी G20 और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के विदेश मंत्रियों के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी होंगी। वे 24 सितंबर को 77वें उच्च स्तरीय सत्र संयुक्त राष्ट्र महासभा को भी संबोधित करेंगे। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं शिव प्रकाश मिश्र। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज से 2 दिन की सऊदी अरब यात्रा पर हैं। श्री गोयल सऊदी अरब के ऊर्जा मंत्री अब्दुल अजीज बिन सलमान के साथ पहली मंत्रिस्तरीय आर्थिक और निवेश समिति की बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। श्री गोयल सऊदी अरब के वाणिज्य मंत्री डॉक्टर माजिद बिन अब्दुल्ला अल कसाबी से भी मिलेंगे। आशा है कि दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंध बढ़ाने पर व्यापक चर्चा होगी। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि श्री गोयल सऊदी अरब यात्रा से दोनों देशों के बीच लगातार बढ़ रही रणनीतिक साझेदारी को और गति मिलेगी। इससे सहयोग के नए क्षेत्रों का मार्ग प्रशस्त होगा और वाणिज्यिक तथा व्यापारिक संबंध और मजबूत होंगे।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज लंदन के वेस्टमिंस्टर हॉल गईं, जहां महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का पार्थिव शरीर रखा गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत के लोगों की ओर से दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने शोक संदेश पुस्तिका पर भी हस्ताक्षर किए। श्रीमती मुर्मू महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के राजकीय अंतिम संस्कार में भाग लेने के लिए आज सुबह लंदन पहुंची हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के 70 वर्षों के शासनकाल में भारत ब्रिटेन के संबंध विकसित और मजबूत हुए हैं। उन्होंने राष्ट्रमंडल प्रमुख के रूप में दुनिया भर के लाखों लोगों के कल्याण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा है कि जनजातीय समुदाय के बिना भारत की आत्मा अधूरी है। वे आज मध्य प्रदेश के जबलपुर में राजा शंकर शाह और कुंवर रघुनाथ शाह की याद में आयोजित बलिदान दिवस समारोह को संबोधित कर रहे थे। श्री धनखड़ ने कहा कि आज भारत बदल रहा है और जनजातीय समाज का इस बदलाव में बड़ा योगदान है। आदिवासी समुदाय को बदलते भारत की नई आशा करार देते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि हमारे आदिवासी समुदायों का भारत की बहुविध संस्कृति में विशेष स्थान है। सरल जीवन, प्रकृति के लिए स्नेह और मृदुल लोक संगीत उन्हें अलग बनाता है। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में जनजातीय स्वतंत्रता सेनानियों के महत्वपूर्ण योगदान का उल्लेख करते हुए श्री धनखड़ ने कहा कि दुर्भाग्य से आदिवासी योद्धाओं को समाज में वो स्थान नहीं मिल सका जो उनका अधिकार है। इस अवसर पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि राजा शंकर शाह और कुंवर रघुनाथ शाह का स्मारक ठीक उसी स्थान पर बनाया जाएगा जहां उन्होंने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध बलिदान दिया था। मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार ने 2 जिलों में सिकल सेल अनीमिया का उन्मूलन करने का कार्यक्रम शुरू किया है। अब सभी आदिवासी जिलों में इसका सर्वेक्षण होगा और इस रोग का इलाज किया जाएगा। इस अवसर पर आदिवासी समुदाय के बच्चों के लिए एक कॉलेज छात्रावास, वरिष्ठ छात्रों के लिए 3 छात्रावास और कई अन्य परियोजनाओं की आधारशिला रखी गई। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण एनआईए ने आज पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पीएफआई के खिलाफ तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में 40 स्थानों पर तलाशी ली। पीएफआई पर आतंकवाद और धार्मिक आधार पर समुदायों के बीच घृणा फैलाने के लिए प्रशिक्षण शिविर चलाने का आरोप है। अभिकरण के अनुसार तेलंगाना में 38 और आंध्र प्रदेश में 2 स्थानों पर तलाशी ली गई। इस दौरान डिजिटल उपकरण, दस्तावेज और 8 लाख रुपए से अधिक धनराशि सहित कई आपत्तिजनक सामग्री बरामद हुई है। 4 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। 4 जुलाई को तेलंगाना के निजामाबाद पुलिस स्टेशन में ये मामला दर्ज किया गया था। पुलिस की जांच में अब्दुल कादिर, शेख सहादुल्ला, मोहम्मद इमरान और मोहम्मद अब्दुल मोबिन को गिरफ्तार किया गया। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण ने 26 अगस्त को दोबारा मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू की है। मौजूदा वित्त वर्ष में सकल प्रत्यक्ष कर संग्रह 2021-22 की तुलना में 30% अधिक रहा। वित्त मंत्रालय के बयान में कहा गया है कि वर्ष 2022-23 में 17 सितंबर तक कुल प्रत्यक्ष कर संग्रह 8,36,000 करोड़ रुपए से अधिक रहा, जबकि पिछले वित्त वर्ष ये आंकड़ा लगभग 6,42,000 करोड़ रुपए था। शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह में भी इस बार पिछले वित्त वर्ष की तुलना में 23% की वृद्धि दर्ज की गई। मंत्रालय के अनुसार मौजूदा वित्त वर्ष में दाखिल आयकर रिटर्न के निपटान की प्रक्रिया में भी तेजी आई। इस महीने की 17 तारीख तक लगभग 93% विधिवत सत्यापित आईटीआर निपटाए जा चुके हैं। इसके परिणाम स्वरूप वर्ष 2022-23 में जारी किए गए रिफंड की संख्या में लगभग 468% की वृद्धि हुई है। मौजूदा वित्त वर्ष में अब तक 1,35,000 करोड़ रुपए से अधिक का रिफंड जारी किया जा चुका है। विदेशी निवेशकों ने भारतीय पूंजी बाजारों में इस महीने में अब तक 12,900 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया है। डिपॉजिटरी के आंकड़ों के अनुसार विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों एफपीआई ने इक्विटी बाजारों में 12,084 करोड़ रुपए और डेटा बाजार में 1,777 करोड़ रुपए डाले। एफपीआई ने हाइब्रिड बाजार में 268 करोड़ रुपए का निवेश किया, जबकि डेटा बाजार के वॉलेंट्री रिटेंशन रूट वीआरआर से 1,225 करोड़ रुपए निकाल लिए।
इस तरह सितंबर में भारतीय पूंजी बाजारों में 12,904 करोड़ रुपए आए। इससे पहले एफपीआई ने अगस्त में 56,521 करोड़ रुपए और जुलाई में 1,971 करोड़ रुपए का निवेश किया था। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आज दक्षिण कश्मीर के शोपियां और पुलवामा में 2 बहुउद्देशीय सिनेमागृहों का उद्घाटन किया। उन्होंने इन दोनों सिनेमाघरों को कश्मीर के लोगों, विशेषकर युवा पीढ़ी को समर्पित किया, जो लंबे समय से इनका इंतजार कर रहे थे। श्री सिन्हा ने कहा कि जम्मू कश्मीर के लिए ये ऐतिहासिक दिन है। इन सिनेमाघरों का इस्तेमाल फिल्म देखने, सूचनापरक मनोरंजक कार्यक्रम और युवाओं का कौशल विकास करने के लिए होगा। उन्होंने कहा कि सरकार की योजना प्रत्येक जिले में एक ऐसा सिनेमा स्थापित करने की है। जम्मू कश्मीर का विश्व सिनेमा से लंबा जुड़ाव रहा है और नई फिल्म नीति और सुविधाओं से राज्य एक बार फिर फिल्म निर्माण का स्थल बनेगा। श्री सिन्हा ने कहा कि नए सिनेमाघरों से कश्मीर घाटी में रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे और युवाओं के प्रशिक्षण तथा सेमिनार के लिए स्थान उपलब्ध होगा। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने आज रामबन जिले के वन क्षेत्र में आतंकियों के छिपने के ठिकाने पर छापा मारा और भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद किया। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि रामबन जिले की गूल सब डिवीजन में संगलदन के टेथारका वन क्षेत्र में पुलिस और सेना के संयुक्त अभियान के जरिए आतंकी ठिकाने का पर्दाफाश किया गया। बरामद किए गए हथियारों में अंडर बैरल ग्रेनेड लॉन्चर, चीन में बनी एक पिस्तौल और मैगजीन, 4 AK-47 राइफलें और अन्य सैन्य उपकरण शामिल हैं। महाराष्ट्र आतंकरोधी दस्ते ने आज सवेरे झारखंड के माओवादी गुट के सरगना को पालघर जिले से गिरफ्तार कर लिया है। उस पर 15 लाख रुपए के इनाम की घोषणा की गई थी। एटीएस अधिकारी के अनुसार झारखंड पुलिस की वेबसाइट पर उसका नाम दीपक यादव उर्फ कारू हुलास यादव दिया गया था। वो सर्वाधिक वांछित नक्सलियों की सूची में शामिल था। अधिकारी ने बताया कि महाराष्ट्र आतंकरोधी दस्ते ने आज सुबह मुंबई से करीब 50 किलोमीटर दूर पालघर के नालासोपारा क्षेत्र में अभियान के दौरान उसे गिरफ्तार किया। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने आईआरसीटीसी घोटाला मामले में बिहार के उप मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव की जमानत रद्द करने के लिए दिल्ली की एक अदालत का रुख किया है। विशेष न्यायाधीश गीतांजलि गोयल ने सीबीआई की याचिका पर तेजस्वी यादव को नोटिस जारी कर 28 सितंबर तक इस मामले में जवाब मांगा है। आवेदन में जांच एजेंसी ने कहा है कि हाल ही में एक संवाददाता सम्मेलन में तेजस्वी ने कानून की प्रक्रिया को तोड़ने का प्रयास किया और उन्हें दी गई स्वतंत्रता का खुलेआम दुरुपयोग किया है। सीबीआई ने कहा है कि तेजस्वी यादव ने न केवल सीबीआई अधिकारियों के परिवारों को सीधी धमकी दी, बल्कि गवाहों को भी अप्रत्यक्ष धमकी दी है। केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन और कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने आज बेंगलुरु में दोनों राज्यों के बीच नई रेलवे लाइनों की व्यवहार्यता पर चर्चा की। बैठक के बाद श्री बोम्मई ने कहा कि श्री पिनाराई विजयन ने कान्हागढ़ कन्नूर और थालास्सेरी वायनाड मैसूर के बीच रेलवे लाइन बनाने का प्रस्ताव रखा है। उन्होंने कहा कि 45 किलोमीटर लंबी प्रस्तावित कान्हागढ़ कन्नूर रेलवे लाइन पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्रों से होकर गुजरेगी, जिसमें नागरहोल और बांदीपुर के बाघ और हाथी संरक्षित वन क्षेत्र भी आते हैं। ऐसे में उनकी सरकार इन परियोजनाओं के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने ये भी बताया कि दोनों राज्यों के बीच रात्रि बस सेवा को 2 से बढ़ाकर 4 करने का केरल सरकार का अनुरोध भी स्वीकार नहीं किया गया है, क्योंकि ये भी एक वन्यजीव अभयारण्य से होकर गुजरती है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के गुजरात में सरकार बनाने के दावे पर भाजपा ने पलटवार करते हुए कहा है कि आप पार्टी गुजरात के चुनाव से पहले अपने पुराने नाटक का सहारा ले रही है। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने आज नई दिल्ली के पार्टी मुख्यालय में एक संवाददाता सम्मेलन में श्री केजरीवाल को महत्वाकांक्षी करार दिया। उन्होंने कहा कि श्री केजरीवाल हमेशा राज्यों के चुनाव से पहले दावा करते हैं कि उनकी पार्टी जीत रही है और अन्य दल हार रहे हैं। श्री पात्रा ने आलोचना करते हुए कहा कि आप पार्टी खुद को कट्टर ईमानदार पार्टी होने का दावा करती है, जबकि वो कट्टर भ्रष्ट पार्टी है। 2 राज्य में सरकार बनने के बाद अरविंद केजरीवाल जी अब भगवान बन गए।
मानव इतिहास में इंसान से भगवान बनने का ये जो सफर है, इतने कम समय के अंदर पूरा करने वाला वो पहले व्यक्ति है। एक्साइज चोरी करने वाला, शराब में से कट खाने वाला अपने आप को माखन चोर से कंपेयर कर रहा है। इस लेवल का मेगालोमैनिक एटीट्यूड हमने किसी भी नेता, अरे महात्मा गांधी जिन्होंने हिंदुस्तान को आजाद कराया, उन्होंने कहा मैं हिंदुस्तान का सेवक हूं, वो साधारण व्यक्ति बने रहे। 18 राज्यों में हमारी सरकार, हम कहते हैं कि हम लोग सेवक हैं, जनता जनार्दन है, भगवान कोई है तो वो जनता है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर सबका विश्वास और सबका प्रयास। समाज में गरीब और कमजोर तबकों के लिए सरकार की चल रही कल्याणकारी योजनाओं और कार्यक्रमों से जुड़ी जानकारी पाएं। सरकार के इन कदमों के बारे में जानें और लाभ उठाएं। आकाशवाणी पर अब सुनिए जन कल्याण के सरोकार दोपहर 3 बजे से हर शनिवार। सुनिए न्यू इंडिया समाचार आकाशवाणी के साथ। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है और आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 2 दिन की मिश्र यात्रा के बीच दुबई पहुंचे। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर संयुक्त राष्ट्र महासभा के अधिवेशन और कई अन्य महत्वपूर्ण समूहों की बैठकों में शामिल होने के लिए आज 11 दिन की अमरीका यात्रा पर रवाना हो रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लंदन के वेस्टमिंस्टर अब्बे में महारानी एलिजाबेथ द्वितीय को श्रद्धांजलि अर्पित की। राजकीय अंतिम संस्कार कल होगा। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण ने पीएफआई से जुड़े मामले में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में कई स्थानों पर छापे मारे। वित्त वर्ष 2022-23 में लगभग 8.5 लाख करोड़ रुपए का सकल प्रत्यक्ष कर संग्रह हुआ, जो पिछले वित्त वर्ष की तुलना में 30% अधिक रहा। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा, केंद्र शासित प्रदेश के प्रत्येक जिले में बहुउद्देशीय सिनेमा हॉल निर्मित किए जाएंगे। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में आज से 3 दिन का राष्ट्रीय राज्य पर्यटन मंत्री सम्मेलन शुरू। ताइवान में 6.8 तीव्रता के भूकंप के बाद सुनामी की चेतावनी जारी की गई। गृह मंत्री अमित शाह ने झुग्गी बस्तियों में रहने वाले युवाओं में खेल प्रतिभा उजागर करने के लिए क्रॉस कंट्री दौड़ को रवाना किया। बेंगलुरु फुटबॉल क्लब ने डूरंड कप फुटबॉल का खिताब जीत लिया है और महिला क्रिकेट में 3 मैचों की श्रृंखला का पहला एकदिवसीय मैच होव में भारत और इंग्लैंड के बीच चल रहा है। कंपटीशन की अगर आप कर रहे हैं तैयारी, तो उनके लिए ऑल इंडिया रेडियो पर हम लाए हैं अभ्यास, एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें आप पूछेंगे सवाल व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर, या फिर ईमेल करेंगे abhyas.airnews@gmail.com पर और हमारे विशेषज्ञ देंगे इसका जवाब। आपका अभ्यास हमारा प्रयास। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में आज 3 दिन का राष्ट्रीय राज्य पर्यटन मंत्री सम्मेलन शुरू हुआ। इस अवसर पर केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा कि सम्मेलन में देश में पर्यटन को बढ़ावा देने समेत पर्यटन से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पर्यटन का कारोबार कोरोना महामारी के कारण पिछले लगभग 2.5 साल से प्रभावित है और राज्य में विदेशी पर्यटकों का आना अभी शुरू नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि राज्य के पर्यटन मंत्रियों के सुझावों को राष्ट्रीय पर्यटन नीति में शामिल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इसके बाद पर्यटन नीति तैयार की जाएगी और इसे बजट सत्र में लाया जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि मोदी सरकार समाज के प्रत्येक वर्ग को मुख्यधारा से जोड़ना चाहती है। वे आज नई दिल्ली में मेजर ध्यानचंद स्टेडियम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्रॉस कंट्री स्लम दौड़ को रवाना करने के अवसर पर बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री के जन्मदिवस 17 सितंबर से सेवा पखवाड़ा मना रही है। इस दौड़ का उद्देश्य दिल्ली की झुग्गी बस्तियों में रहने वाले युवाओं की खेल प्रतिभा को उजागर करना है। इस दौड़ में झुग्गी बस्तियों के करीब 10,000 बच्चों और युवाओं ने हिस्सा लिया। भारत का सबसे बड़ा लोक सेवा प्रसारक आकाशवाणी देश की स्वतंत्रता के बाद पिछले 75 वर्षों से लोगों तक सूचना और समाचार पहुंचा रहा है। आकाशवाणी समाचार आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ श्रृंखला में स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने का उत्सव मना रहा है।
ये कार्यक्रम आकाशवाणी के माध्यम से जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में स्वतंत्रता के बाद भारत की विकास यात्रा के बारे में जानकारी देता है। आज की कड़ी में हम आपको पूर्वोत्तर सीमांत एजेंसी और 7 राज्यों के पुनर्गठन के बारे में जानकारी देंगे। आजादी के बाद पूर्वोत्तर सीमांत क्षेत्र NEFT को भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची के अंतर्गत शामिल किया गया था। वर्ष 1954 में इसका नाम बदलकर पूर्वोत्तर सीमांत एजेंसी यानी नेफा कर दिया गया था। 20 जनवरी 1972 को नेफा का नाम बदलकर अरुणाचल प्रदेश कर दिया गया और इसके साथ ही यह एक विधानसभा वाला केंद्र शासित प्रदेश बन गया। अरुणाचल प्रदेश को 20 फरवरी 1987 को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि केंद्र अरुणाचल प्रदेश को दक्षिण पूर्व एशिया का प्रमुख प्रवेश द्वार बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। वर्ष 2014 से प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में अरुणाचल प्रदेश के विकास को गति देने के लिए अभूतपूर्व कार्य किए गए हैं। 50 वर्ष पूर्व नेफा को अरुणाचल प्रदेश के रूप में नया नाम, नई पहचान मिली थी। उगते सूरज की इस पहचान को, इस नई ऊर्जा को इन 50 वर्षों में आप सभी परिश्रमी राष्ट्रभक्त बहनों भाइयों ने निरंतर सशक्त किया। अरुणाचल की इसी भव्यता को देखते हुए 5 दशक पहले भारत रत्न डॉक्टर भूपेन हजारिका जी ने अरुणाचल हमारा नाम से गीत लिखा था। अरुण किरण शीश भूषण कंठहीन की धारा, अरुण किरण शीश भूषण कंठहीन की धारा, प्रभात सूरज चुंबित देश अरुणाचल हमारा, अरुणाचल हमारा। राष्ट्रभक्ति और सामाजिक सद्भाव की जिस भावना को अरुणाचल प्रदेश ने नई ऊंचाई दी है, अपनी सांस्कृतिक विरासत को जिस प्रकार आपने संजोया, संवारा है, परंपरा और प्रगति को जिस प्रकार आप साथ साथ लेकर चल रहे हैं, वो पूरे देश के लिए प्रेरणा है। एंग्लो आबो युद्ध हो या फिर आजादी के बाद सीमा की सुरक्षा, अरुणाचल वासियों की वीरता की गाथाएं प्रत्येक भारतवासी के लिए अनमोल विरासत है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में 7 राज्य और सिक्किम शामिल हैं। 7 राज्य अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा हैं। सिक्किम को वर्ष 2002 में 8वें पूर्वोत्तर परिषद राज्य के रूप में एकीकृत किया गया था। एशिया के सबसे स्वच्छ गांव से लेकर भारत की सबसे पुरानी तेल रिफाइनरी और भारत के सबसे बड़े मठ तक पूर्वोत्तर में सब कुछ मौजूद है। वर्तमान सरकार के अंतर्गत पूर्वोत्तर में सभी क्षेत्रों में तेजी से विकास हो रहा है। मुकेश कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ कार्यक्रम को ट्विटर @AIR न्यूज अलर्ट्स पर, यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर, न्यूज ऑन AIR ऐप, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर सुना जा सकता है। ये समाचार वरिष्ठ नागरिकों से जुड़े विभिन्न विषयों पर आकाशवाणी लेकर आया है कार्यक्रम एक कदम और बुजुर्गों के लिए। रविवार 18 सितंबर को प्रसारित होने वाले कार्यक्रम का विषय है बुजुर्ग और बच्चे। आप अपने सवाल हमें इस नंबर पर भेज सकते हैं 9289094044। आप इस पते पर ईमेल भी कर सकते हैं एक कदम और airnews@gmail.com। कार्यक्रम सुनने के लिए जुड़िए हमारे साथ रविवार 18 सितंबर रात 9:30 बजे FM गोल्ड पर। अमेरिकी सुनामी चेतावनी केंद्र ने ताइवान में सुनामी की चेतावनी जारी की है। इसमें कहा गया है कि ताइवान के तट पर स्थित इसके केंद्र के 300 किलोमीटर के दायरे में खतरनाक सुनामी लहरें उठने की आशंका है। चेतावनी जारी होने से पहले आज द्वीप राष्ट्र के दक्षिणी पूर्वी हिस्से में 6.8 तीव्रता का भूकंप आया था। चीन ने अमेरिका से कहा है कि वो अफगानिस्तान की संपत्तियों को मुक्त करे और उसके खिलाफ सभी एकतरफा प्रतिबंध हटाए।
चीन की ये टिप्पणी अमरीकी सरकार द्वारा कुछ दिन पहले की गई उस घोषणा के बाद सामने आई है जिसमें कहा गया था कि स्विट्जरलैंड में एक फाउंडेशन की स्थापना की जाएगी जो अफगानिस्तान में आर्थिक और मानवीय संकट के समय मदद करेगी। चीन के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता माओनिंग ने कहा है कि अमरीका को अफगानिस्तान के पुनर्निर्माण की प्रमुख जिम्मेदारी लेनी चाहिए। अफगानिस्तान में लड़कियों को हाई स्कूल में प्रवेश से रोकने के 1 वर्ष पूरा होने पर संयुक्त राष्ट्र ने फिर कहा है कि तालिबान को प्रत्येक व्यक्ति के लिए हाई स्कूलों को खोल देना चाहिए। पिछले साल इसी दिन 18 सितंबर को तालिबान ने लड़कों के लिए हाई स्कूल खोल दिए थे, जबकि लड़कियों को घर में रहने के आदेश दिए गए थे। बेंगलुरु फुटबॉल क्लब ने डूरंड कप फुटबॉल टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया है। कोलकाता में आज खेले गए फाइनल में बेंगलुरु फुटबॉल क्लब ने मुंबई सिटी को 2-1 से हरा दिया। बेंगलुरु की ओर से नारायण और एलन ने 1-1 गोल किया, जबकि मुंबई सिटी की ओर से अपुइया ने एकमात्र गोल दागा। महिला क्रिकेट में इंग्लैंड के होव में पहले एकदिवसीय क्रिकेट मैच में इंग्लैंड ने भारत को जीत के लिए 228 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में भारत ने ताजा समाचार मिलने तक 10 ओवर में 1 विकेट पर 59 रन बना लिए हैं। भारत ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया है। दीप्ति शर्मा ने सर्वाधिक 2 विकेट हासिल किए। श्रृंखला का दूसरा मैच 21 तारीख को कैंटबरी में, जबकि तीसरा और अंतिम मैच 24 तारीख को लंदन के लॉर्ड्स में खेला जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के 10 जिलों के जिलाधिकारियों और 4 भारतीय प्रशासनिक सेवाधिकारियों का तबादला कर दिया है। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि हरदोई, बाराबंकी, मिर्जापुर, गाजीपुर, आगरा, चंदौली, मथुरा, पीलीभीत, भदोही और संत कबीरनगर के जिलाधिकारियों का तबादला कर दिया गया है। आगरा के जिलाधिकारी प्रभु नारायण सिंह को राजस्व विभाग में सचिव बनाया गया है। इसके अलावा राहत आयुक्त और सचिव राजस्व विभाग रणवीर प्रसाद को आवास आयुक्त की जिम्मेदारी भी दी गई है। आवास आयुक्त अजय चौहान को सचिव लोक निर्माण नियुक्त किया गया है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने मुंबई यात्रा के दूसरे दिन आज धारावी के लोगों के लिए खेल परिसर बनाने का वादा किया। वे धारावी में कुंभारवाड़ पहुंचे और वहां विभिन्न अनुसूचित और गैर अनुसूचित समुदायों तथा जनजातीय लोगों से बातचीत की। मंत्री ने धारावी निवासियों की विभिन्न समस्याएं भी सुनी। और अब कल के मौसम का पूर्वानुमान। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आंशिक बादल छाए रहेंगे। न्यूनतम तापमान 24 और अधिकतम 34 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। मुंबई में भी आमतौर पर बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश होने के आसार हैं। कोलकाता में भी आमतौर पर बादल छाए रहेंगे। 1 या 2 स्थानों पर गरज के साथ बारिश की संभावना है। चेन्नई में गरज के साथ बारिश होने का अनुमान है। श्रीनगर, जम्मू, मुजफ्फराबाद और लेह में आसमान साफ रहेगा। गिलगित में सामान्यतः बादल छाए रह सकते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 2 दिन की मिस्र यात्रा के बीच दुबई पहुंचे। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर संयुक्त राष्ट्र महासभा के अधिवेशन और कई अन्य महत्वपूर्ण समूहों की बैठकों में शामिल होने के लिए आज 11 दिन की अमरीका यात्रा पर रवाना हो रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लंदन के वेस्टमिंस्टर अबे में महारानी एलिजाबेथ द्वितीय को श्रद्धांजलि अर्पित की। राजकीय अंतिम संस्कार कल होगा। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण ने पीएफआई से जुड़े मामले में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में कई स्थानों पर छापे मारे। वित्त वर्ष 2022-23 में लगभग 8.5 लाख करोड़ रुपए का सकल प्रत्यक्ष कर संग्रह हुआ, जो पिछले वित्त वर्ष की तुलना में 30% अधिक रहा। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा, केंद्र शासित प्रदेश के प्रत्येक जिले में बहुउद्देशीय सिनेमा हॉल बनाए जाएंगे। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में आज से 3 दिन का राष्ट्रीय राज्य पर्यटन मंत्री सम्मेलन शुरू। ताइवान में 6.8 तीव्रता की भूकंप के बाद सुनामी की चेतावनी जारी की गई। गृह मंत्री अमित शाह ने झुग्गी बस्तियों में रहने वाले युवाओं में खेल प्रतिभा उजागर करने के लिए क्रॉस कंट्री दौड़ को रवाना किया। बेंगलुरु फुटबॉल क्लब ने डूरंड कप फुटबॉल का खिताब जीत लिया है और महिला क्रिकेट में 3 मैचों की श्रृंखला का पहला 1 दिवसीय मैच हॉव में भारत और इंग्लैंड के बीच चल रहा है। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।